Hello everyone, and I welcome you on this platform. आज 12 जनवरी है और आज नेशनल यूथ डे है और नेशनल यूथ डे विवेकानंद के बर्थडे भी है। अब विवेकानंद को ही क्यों नेशनल यूथ आइकन कहा जाता है, रियल नेशनल यूथ आइकन कहा जाता है, ये हमारे लिए, इस देश के यूथ के लिए, इस देश के युवा के लिए समझना बहुत जरूरी है। 9/11 अमेरिका के हिस्ट्री में बहुत फेमस है। हमारे हिस्ट्री में 9/11 का क्या विशेषता है ये समझेंगे हम। और एक भगवाधारी सनातनी भारत की भूमि से जाता है, धरती से जाता है और शिकागो की धरती पे जाता है, अमेरिका की धरती पे जाता है और वहाँ पे भारत का जो वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव है भारत की तरफ, उसको कंप्लीटली चेंज कर देता है। इसके बारे में भी जानेंगे। और उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने अंतिम समय विवेकानंद को ये क्यों कहा कि अखनो संदेह नरेन, ये आखिर बात उन्होंने क्यों कही, इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो आज पूरी स्टोरी हमारी है विवेकानंद पे। हम पूरी तरह से इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, उनका टीचिंग क्या है, उनका यूथ के लिए मैसेज क्या है और उनके साथ जो एसोसिएटेड स्टोरीज है, हर चीज को आज आराम से अच्छे से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विवेकानंद से। तो विवेकानंद जो पैदा लिए थे वो एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा लिए थे। मतलब कि बड़ी ही एफ्लुएंट फैमिली थी, अमीर फैमिली थी। उनके फादर अटर्नी थे जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, तो लॉयर का उस टाइम में बहुत सैलरी हुआ करता था। तो बहुत अच्छे फैमिली से इन दैट सेंस बिलोंग करते थे। टोटल में 9 भाई बहन थे वो लोग। और विवेकानंद 12 जनवरी 1863 में पैदा लिए थे और 39 उम्र में, सिर्फ 39 साल के जब वे थे तब उनका निधन हो गया। तो उनका जो योगदान है, यूथ आइकन कहा जाता है, यूथ उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। मात्र उन्होंने सिर्फ 39 इयर्स में जो काम किया, वो काम इतना रिमार्केबल काम है कि दूर दूर तक और सदियों तक हम लोग उनसे इंस्पायर होते आ रहे हैं। जो यूथ है उनके लिए अलग ही मैसेज है उनका। तो इनके बारे में हमें पूरा समझना पड़ेगा क्या है नहीं है। तो जो विवेकानंद बचपन से ही बड़ा ही नोटोरियस टाइप के आदमी थे, बड़ा ही बदमाश किस्म के इंसान थे। और कहा भी जाता है कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनमें बदमाशी भी बड़ा कूट कूट करके भरा होता है। तो बदमाश किस्म के इंसान थे और बदमाश भी थे और कॉमन सेंस बहुत हाईली डेवलप्ड था। उनका बचपन से ही उनमें एक ट्रेट था, उनमें एक नेचर था कि कॉमन सेंस बहुत डेवलप्ड था उनमें। हर चीज को ऐसे ही आप बोल दोगे विवेकानंद को कि भाई ये चीज ऐसा होता है, तो उसको वो विश्वास नहीं करते थे, उसको प्रूव करते थे कि भाई उनको एविडेंस चाहिए कि भाई ये सही में है कि नहीं है। वो इन्वेस्टिगेट करते थे उसको, ऐसा उनका क्यूरियस नेचर था। तो एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि इतने बदमाश थे, माँ बाप किसी का बात नहीं मानते थे। तो मदर उनकी जो थी बड़ा ही रिलीजियस थी, बड़ा ही रिलीजन पे, हिंदू थी वो, और बहुत ही भगवान पे आस्था था। तो एक बार इतना गुस्सा हो गई कि बोला कि हे भगवान शिव, मैंने आपसे एक बेटा मांगा जो आपकी तरह हो, ऐसा मांगा, आपने मुझे क्या दे दिया है ये? आपने मुझे अपनी तरह नहीं, आप अपने जो डीमंस हैं, जो दैत्य हैं आपके साथ, उस जैसा हमें बेटा दे दिया है। ये उन्होंने कहा था ऐसे ही, ठीक है। तो कॉमन सेंस उसमें बहुत डेवलप था और कॉमन सेंस डेवलप्ड होने के कारण से कभी नहीं। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूं, बहुत बचपन का है। तो अब बहुत सारे बच्चे थे, वो पेड़ पे लटक के खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे, विवेकानंद उसमें से एक थे, तो वो अपसाइड डाउन होकर खेल रहे थे कि जो टहनियां होती है उस पे अपना पैर रखा था और सर को नीचे रखा था। तो एक बूढ़े बुजुर्ग आए और कहे कि क्यों तुम लोग खेल रहे हो भाई इस पे तो भूत रहता, क्योंकि उन्हें डर था कहीं ऊपर से गिर जाए, नेक टूट जाए तो क्या होगा।
तो उन्होंने उनको कहा कि भाई इस पे मत चढ़ो, इस पे भूत रहता है, भूत रहेगा, भूत पकड़ लेगा या भूत आपको ऊपर से फेंक देगा, आपके हड्डी पसली एक हो जाएगी, तो इस पे मत चढ़ना, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। तो जैसे ही जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति जो ये विजडम शेयर किया था, वो जैसे ही निकले वैसे ही विवेकानंद फिर से चढ़ गए। तो और सब जो बच्चे थे उनके साथ, उन्होंने पूछा कि अरे अभी तो बाबा बोल के गए कि भाई मत चढ़ो, भूत है, फेंक देगा ऊपर से, तो क्यों चढ़ गए तुम? तो विवेकानंद उनके बहुत छोटे थे, 5 साल की उम्र के, और उनके तरफ देखा और कहा कि अगर इस पे बेटा भूत होता तो मैं पहले ही ऊपर से फेंक दिया गया होता और मेरी हड्डी पसलियां टूट गई होती, तो इस पे भूत वूत कुछ नहीं है, तो यू आर ए सिली फेलो, ये कहा उन्होंने। तो इस लेवल का कॉमन सेंस उनका डेवलप था, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर उनका जबरदस्त था, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज हम बताएंगे। लेकिन उनको कहा जाता है कि इंडिया का एक आइकन कहा जाता है, और कहा जाता है कि फिलोसोफर थे हिंदू रिलीजन को रिवाइव करने में। और हिंदू रिलीजन क्या, वो सनातन धर्म को रिवाइव कर रहे थे, सनातन जो धर्म है उसको रिवाइव कर रहे थे। तो आखिर क्या था, क्या बचपन में ही उनको कुछ इन्फ्लुएंसेस मिला था, या बाद में चल के कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि आप कह सकते हैं कि विवेकानंद में बहुत सारा चेंजेस आया? तो बचपन में ही उनका जो परवरिश हुआ वो भी बहुत कंड्यूसिव था, जिससे कि वो उस तरह के इंसान बने। बचपन को निगेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये 2 तस्वीर है, ये इनके पिता हैं और ये इनकी माता है, ठीक है, विश्वनाथ दत्त, ठीक है, विश्वनाथ दत्त उनके पिताजी का नाम है, और भुवनेश्वरी देवी उनके माताजी का नाम है। इन दोनों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा, और इनके दादाजी का भी इन्फ्लुएंस बहुत रहा। अब इनके पिताजी थे, मैंने पहले ही कहा, बहुत ही अमीर थे, बहुत सारा पैसा कमाते थे, लेकिन वो चैरिटी बहुत करते थे, गरीबों को बहुत ज्यादा दान करते थे। तो एक बार विवेकानंद से पूछा एक व्यक्ति ने कि भाई तुम्हारे पिताजी इतना दान करते हैं, दान दे देते हैं, तुम्हें पता भी है जो भिखारी हैं, जो पैसे लेते हैं, जो तुम्हारे यहां से सामान लेते हैं, वो करते क्या है उस पैसे का? तो विवेकानंद ने बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया। क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि भाई वो आदमी जो दान लेता है और जाता है, हो सकता है वो गलत काम करता हो सकता है वो गांजा खरीदता हो और गांजा पीता हो, शराब मदिरा पान करता हो सकता है अल्कोहल ड्रिंक करता हो, लेकिन वो इस कार्य करने में सिर्फ अपने आप को डैमेज कर रहा है एट मैक्स, एट बेस्ट। लेकिन अगर उसे दान नहीं मिलेगा, जब उनकी भूख नहीं मिटेगी, तो वो एक चोर बन जाएगा, एक थीफ बन जाएगा। और जो थीफ बन गया, तो किसी के यहां चोरी करेगा, तो ना कि केवल एक आदमी का नुकसान होगा, जिसके यहां चोरी करेगा पूरी फैमिली की नुकसान होगी उसकी। तो जो बैगर को जो आप पैसा देते हैं आमतौर पे भी, तो ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति उस पैसे का क्या करेगा, चाहे जो भी करे। विवेकानंद का सहज सा मैसेज है, सिंपल सा मैसेज है कि वो चाहे जो करे, हानि अगर होनी है तो सिर्फ उसे ही होगी, भला होना है तो उसका होगा। लेकिन अगर आपने उसे नहीं दिया दान, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि समाज में प्रॉब्लम होगी, जिससे में कि सोसाइटी खराब होगी। ये मैसेज था उनका। दूसरा, उनके दादाजी पे आता हूं मैं। तो दादाजी भी बड़ा ही लर्नड इंसान थे, बड़ा ही पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है, संस्कृत और पर्शियन के बहुत हाई क्लास स्कॉलर थे वो। लेकिन 25 साल की उम्र में उन्होंने सब चीज छोड़ दिया और योगी बन गए। उन्होंने भी सब चीज छोड़ दिया और योगी बन गए थे। एक इंस्पिरेशन उनको पहले से भी था, ये योगिक इंस्पिरेशन जिसको कहते हैं। अब उनकी माताजी का बात करता हूं। माताजी उनकी कांस्टेंट कंपेनियन रही है, हर चीज में उसको सपोर्ट की है। पर्टिकुलरली शी एक्टेड एज अ फिलोसॉफिकल गाइड एट ऑल द बम्प्स ऑफ लाइफ, एट ऑल द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, हर जगह उनको मदद की। माताजी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन 2 चीज खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज उन्होंने कहा कि नरेन, चाहे जो भी हो,
जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसके लिए जरूर लड़ना, उसके बारे में जरूर बातें करना। जब सच्चाई बोलोगे तो दिक्कत होगी, डिसरिस्पेक्ट भी आएगा, डिफिकल्टी होगी, लेकिन तुम खड़े रहना। तो एक और मैसेज है, और हर वक्त विवेकानंद सच्चाई के लिए खड़े रहे। दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट मैसेज उनकी मदर ने उन्हें दिया, कहा कि नरेन, जब तुम आगे बढ़ोगे जीवन में, तब तुम्हें लोग गालियां देंगे, पीपल विल हर्ल एक्यूजेशन एट यू, दे विल ट्रेड स्लैंग एट यू। तो बोला अपना मान का रक्षा करना, अपना रेस्पेक्ट का रक्षा करना, लेकिन इस रेस्पेक्ट को रक्षा करने के क्रम में कभी भी दूसरे का डिसरिस्पेक्ट मत करना, इंसल्ट मत करना। क्या जबरदस्त मैसेज है, सोचिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किस तरह से देते हैं कि सोशल मीडिया पे गाली दे दो, किसी को ऐसे ही कुछ से कुछ बोल दो। विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। विवेकानंद कहते हैं कि आपके बारे में जब भला बुरा बोला जाए तो आप अपना जो आपका जो रेस्पेक्ट है उसका रक्षा करो, लेकिन इस रक्षा करने के कॉन्टेक्स्ट में, क्रम में आप ये मत कर देना कि दूसरे का इंसल्ट हो जाए। तब जो होगा, तब नहीं आप ट्रूथ पे चल रहे हैं, नहीं आप रेस्पेक्ट, अपना रेस्पेक्ट का को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बस रिफ्लेक्शन होगा तो आपके ईगो का रिफ्लेक्शन होगा। ये इनकी माता जी ने सिखाया इनको। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। कोई व्यक्ति यूं ही नहीं बन जाता है विवेकानंद, उसके पीछे बहुत सारा चीज होता है। जीनियस तो थे ही वो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो चलिए थोड़ी स्पीड आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और यहां पहुंचते हैं। उनकी पढ़ाई कैसे हुई, कहां हुई, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने पहले ही कहा था 8 साल के उम्र में वो पहले से ही जीनियस थे। 8 साल के उम्र में उन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट, आज के डेट में इसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज, इस कॉलेज में भेजा गया, इंस्टीट्यूट में भेजा गया। ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जो कि वीडो रिमैरिज के लिए मूवमेंट किए थे, ठीक है। फिर इसके बाद ये इस कॉलेज में आ गए। इसका नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में है ये प्रेसिडेंसी कॉलेज, दोनों ही कलकत्ता में ही है। और प्रेसिडेंसी कॉलेज अब यूनिवर्सिटी बन गया है। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, ईस्ट इंडिया का सबसे बेहतरीन, और पूरी भारत में एक स्पेशल प्लेस रखता है प्रेसिडेंसी कॉलेज। टॉप 5 कॉलेज इंडिया का अगर कोई होगा तो उसमें से एक कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज है। यहां पे उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और उसमें एकमात्र स्टूडेंट थे जिनको कि फर्स्ट डिवीजन आया था एंट्रेंस में, तो यहां पे वो आ गए। अब ये कॉलेज बड़ा ही कॉस्मोपॉलिटन टाइप कल्चर था इस कॉलेज में। ये कॉलेज जो खोला गया था डेफिनेटली फॉरेनर्स के द्वारा, लेकिन अंडर द एडवाइस ऑफ राजा राम मोहन रॉय के एडवाइस में ये चीज थे। और यहां पे हेनरी विवियन ड्रैजो, ठीक है, एक बहुत विचारक हैं, जो बहुत कुछ काम किया है इंडिया में, ठीक है। तो उनका नाम इंग्लिश लोग हम लोग पे हुकूमत किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा नाम है, ड्रैजो का एक ऐसा नाम है जो कि बहुत ही आदर से और रेस्पेक्ट से लिया जाता है। इंडिया में उन्होंने बहुत काम किया। तो हेनरी ड्रैजो क्या करते थे, फ्री थिंकिंग बोलते थे कि सोचो, जितना सोच सकते हो, क्वेश्चन एवरीथिंग, ऐसा टाइप का एटमॉस्फेयर था। तो इस एटमॉस्फेयर में नरेन पर पले बढ़े हैं, और इसी टाइम में उनको मौका मिला कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़े, भारत की जो संस्कृति है, जो सनातनी संस्कृति है, हिंदू जो टेक्स्ट है, उसके बारे में पढ़े। तो उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने जीन जैकस रूसो, उन्होंने इमैनुअल कांट, इन लोगों को पढ़ा, वहां पे जाना कि वेस्ट में किस तरह का आइडियोलॉजी है, किस तरह का चीज थिंकिंग है। फिर अपनी संस्कृति के बारे में जाना, हिंदू फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, वेदा पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, सब पढ़ा उन्होंने। और उनका जो लर्निंग एबिलिटी था, रीडिंग स्पीड हो या फिर
जो याद करने की क्षमता हो, अद्भुत था। मैं एक आपको स्टोरी बताता हूं। जब वो अमेरिका गए तो वहां पे लाइब्रेरी जाते थे और उस लाइब्रेरी में जो हर दिन आते थे लाइब्रेरियन से बहुत सारे बुक लेते थे, ढेर सारा बुक लेते थे और दूसरे दिन लौटा देते थे। एक दिन लाइब्रेरियन जो थी, वुमेन थी, महिला थी, बड़ा ही ये हो गए, इरिटेट हो गए। वो इरिटेट हो गई और उन्होंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम डेली आते हो, ले जाते हो, फिर लौटा देते हो। कल तुमको जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर तुम ले क्यों जाते हो? तो नरेन ने रिप्लाई किया, विवेकानंद ने रिप्लाई किया कि ये किसने कहा कि मैं पढ़ता नहीं, मैं तो सब पढ़ लेता हूं। तो बोला यार अब तो तुम मजाक करने पे आ गए मेरे से, इतने सारे 20-20 बुक ले जा रहे हो और नेक्स्ट दिन लौटा देते हो, कैसे पढ़ लेते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं सब पढ़ लिया। तो उनका मेमोरी जो था उसको आइडेंटिक मेमोरी था, जिसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है, फोटोग्राफिक मेमोरी था, बहुत स्पीड पढ़ते थे वो। तो उसने, महिला ने टेस्ट किया उसका कि अच्छा ये बताओ। उन्होंने पेज नंबर, लाइन नंबर, हर चीज एग्जैक्टली बता दी। आपने मूवी देखा होगा क्रिस, उसमें उस बच्चे का एबिलिटी ऐसा ही था, वैसा ही एबिलिटी हमारे विवेकानंद का रियल में था। वो तो फिल्म था, ये तो रियलिटी है। इस तरह का एबिलिटी था। तो सब चीज पढ़ा, सब चीज जाना। और पर्टिकुलरली वहां पे दो लोग बहुत इन्फ्लुएंस उसको किए। मैंने पहले ही बताया, विवियन डेरेजो और राजा राम मोहन रॉय। ये राजा राम मोहन रॉय हैं, सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने बहुत उनको प्रभावित किया, बहुत ही इससे इंप्रेस हुए। राजा राम मोहन रॉय का बहुत ही ओपन थिंकिंग था, क्वेश्चन एवरीथिंग, आइडल वर्शिप पे भरोसा नहीं करते थे। तो इस तरह की चीजें थी जिससे कि उनको बहुत सीखने को मिला। और जब पढ़ते पढ़ते वो पहुंचे आदि शंकराचार्य पे। ये आदि शंकराचार्य है हमारे, इनको कहा जाता है कि ही इज द वन हु रिवाइव्ड हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को रिवाइव करने में आदि शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, अब इन्होंने फिलॉसफी दिया था अद्वैत वेदांत। ठीक है, अद्वैत वेदांत का फिलॉसफी दिया था। ठीक है, और इस फिलॉसफी से विवेकानंद बहुत इंप्रेस्ड भी थे। और बाद में इन्होंने रिसर्च जब अपना वेदांत पे किया तो बहुत एक्सटेंसिवली किया। ठीक है, तो इस फिलॉसफी का बेसिक आइडिया है, ठीक है, अहम ब्रह्मस्मि त्वामचा, अहम ब्रह्मस्मि त्वामचा, कि बोला कि एवरीथिंग, दुनिया में जो भी चीज बना है, ठीक है, फ्रॉम द सेम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म से बना है चीज। तो मेरे और तुम्हारे में भेद नहीं हो सकता, तुम बड़े नहीं हो सकते हो, मैं छोटा नहीं हो सकता। तो ये जो भेदभाव है ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड भेदभाव है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान उसी ब्रह्म का पैदाइश है, उसी ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है। तो कैसे अलग हो सकता है? ये फिलॉसफी इन्होंने समझा, ये फिलॉसफी इन्होंने जाना। तो जो कॉलेज का जो टाइम था उसमें बहुत ज्यादा मेंटल फॉर्मेशन हुआ था उनका। ठीक है, एक स्कॉलर थे, वहीं पे प्रोफेसर थे, ठीक है, विलियम हेस्ट प्रोफेसर थे। और उन्होंने बहुत सुंदर से लिखा है कि मैंने पूरी दुनिया लगभग मैंने घूमा है, यूरोप घूमा है, सब कॉन्टिनेंट घूमा है, सब जगह घूमा है, बहुत जगह पढ़ाया है, बहुत ब्रिलियंट लोगों से मिला, लेकिन नरेन टाइप जीनियस मैंने आज तक नहीं देखा, जिसमें कि पोटेंशियलिटी, इमेंस पोटेंशियलिटी है, अद्भुत प्राणी है ये। कहा कि ऐसा टैलेंट तो हमको हेगेलियन ट्रेडिशन में भी नहीं मिलता है, जो जर्मनी में हीगल चलते थे। ठीक है, हेगेलियन बोलते हैं, उनका आइडियोलॉजी। बोला हीगल के जो कार्ल मार्क्स भी हेगेलियन थे इनिशियली, बाद में उन्होंने चेंज किया था। ठीक है, तो बोले वहां पे भी इस तरह का जीनियस, इस तरह का इंटेलिजेंस नहीं मिलता था। तो इनका जीनियसनेस इतना था। अब इसी कॉलेज में उनकी जानकारी मिली कि कोई रामकृष्ण परमहंस हैं, रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु हैं। तो 1881 में, ठीक है, 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ली और 1881 में उनको पता चला कि भाई ऐसे कोई हैं। तो एक दिन अपना 3 दोस्तों के साथ वहां गए तो हर चीज को सवाल करता था नरेन, हर सवाल क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, तो इनिशियली उनको नहीं कोई उसमें, उनको टीचर नहीं मानते थे वो।
ठीक है, उनको टीचर नहीं मानते थे इनिशियली, बट लेटर ऑन, ठीक है, लेकिन उनका पर्सनालिटी से बहुत इंप्रेस्ड थे, लेटर ऑन उनको टीचर मानने लगे थे, ठीक है। तो धीरे धीरे उनका आना जाना बढ़ा, धीरे धीरे वो चीज को हर समय एक सवाल पूछते थे विवेकानंद, किसी से भी, कोई भी कह देता था ये ज्ञानी व्यक्ति है, सर सबसे एक सवाल पूछता था कि क्या आपने भगवान को देखा है, हैव यू सीन गॉड। तो कोई कहता था कि नहीं हमने नहीं देखा, कोई उसको घुमा फिरा के बातें करता था कि भाई भगवान ये है भगवान वो है। तो सिर्फ रामकृष्ण परमहंस ही ने उन्हें कहा था, ठीक है, कि मैंने भगवान को देखा है, जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं उसी तरह मैंने भगवान को देखा है, बस वो ज्यादा इंटेंस है, तुम कम इंटेंस हो, उसी तरह देखा है। तो इसकी कहानी भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे आगे बढ़ा उनका थिंकिंग। अब 1884 में जो विवेकानंद के फादर का डेथ हो गया। अब विवेकानंद के फादर बहुत ज्यादा चैरिटी करते थे, बहुत ज्यादा चैरिटी करते थे, बहुत कम बचता था। तो इवेंचुअल डेथ हो गया, तो कॉलेज में जो सबसे अमीर बच्चे में से एक थे अचानक सबसे गरीब बच्चा हो गया। विवेकानंद को घबराहट हो गई, फैमिली है, सब चीज है, लोगों ने बोला कि तुम्हें घर से निकाल देंगे, जो कर्ज है कर्ज अगर नहीं चुकाओगे तो। जो इतना चैरिटी करता तो उनके पास कुछ नहीं बचता है, वैसे भी नहीं बचता है, ठीक है। तो बैंक्रप्सी का सिचुएशन आ गया। तो विवेकानंद गए रामकृष्ण के पास, कहे कि आपको तो काली का दर्शन होता है, आप कहते हैं, तो आप काली माता से बात करिए, कहिए कि हमारे यहां जो पीड़ा है, हमारा जो कष्ट है उसको दूर करे, ये जो सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन है इसके लिए प्रे कीजिए। तो उन्होंने एक संदेश दिया, हे नरेन, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तुम्हें ही जाना होगा, तुम्हें ही करना होगा, तुम ही जाओ मंदिर। जब वो मंदिर गए तब वहां पे डेफिनेटली मिलना तो कुछ था नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया उनका। अब तो जब फादर का डेथ हो गया, फाइनेंशियल सिचुएशन तो कंडीशन खराब ही रहा बाय एंड लार्ज उसके बाद, लेकिन रामकृष्ण का पर्सनालिटी से बहुत इन्फ्लुएंस थे, बाद में टीचर भी एक्सेप्ट किया, लेकिन हर वक्त वो रामकृष्ण को टेस्ट करते रहते थे, हर वक्त टेस्ट करते थे। तो एक बार क्या हुआ, आम का गुठली वो खाए, बार बार आम का गुठली खाया, उनको फेंका, उन पे फेंक देते थे। विवेकानंद आम का गुठली खा के कहां फेंकते थे, रामकृष्ण के शरीर पे फेंकते थे। क्यों फेंकते थे? क्योंकि लगता था कि अगर सही में ये आदमी सिद्ध पुरुष है, फुल्ली रियलाइज्ड पर्सन है, इनलाइटेंड बीइंग है और भगवान से ऐसा कनेक्शन है, तो हमको कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टी होगा ही। भगवान अपना जिसको बच्चा के तरह मानता है, प्रेम करता है, तो उसके बच्चा को कष्ट पहुंचाओगे तो दुख तो करेगा ना हमको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर समय टेस्ट करते थे। एक बार और पूछा कि भगवान को आप देखे हैं तो बताइए, या फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, फर्जी वाला बात कर रहे हैं आप। तो बोला कि चलो भगवान दिखाता हूं तुम्हें। एक नदी था वहीं पे आश्रम के बगल, हुगली, उसमें ले गए और तो वो इनको बड़ा एक्साइटमेंट था कि भाई आज तो भगवान देख लेंगे अपन। तो बोला कि डुबकी मारो। तो उन्होंने डुबकी लगाया, विवेकानंद ने उनका बाल पकड़ा रामकृष्ण ने और अंदर ही रखे रहे, और तब तक रखे जब तक ये नहीं लगा कि शायद अब मर जाए। तब निकाला, फिर बाहर लेके आया। अब पूछा फिर विवेकानंद ने कि क्या मजाक है, आप तो मेरा जान लेना चाहते, मैंने तो आपको बोला भगवान दिखाओ, आप वो मेरा जान लेना चाहते हो। तो बोली अंदर जब पानी के अंदर थे तो कैसा फील हुआ तुमको? तो उन्होंने कहा, विवेकानंद ने, कि मैं तो मतलब मुझे एयर चाहिए था, मुझे उसकी वो थी। तो बोला कि जिस दिन जैसा कि डिजायर तुम ऑक्सीजन का कर रहे थे, पानी से बाहर निकलने की जो तुम्हारी तीव्र इच्छा थी, इंटेंस डिजायर थी, जिस दिन वही डिजायर तुम्हारे आत्मा में होगा उसी दिन तुम्हें भगवान मिल जाएगा। पहले वहां पहुंचो, पहले वो लाओ, फिर तब होगा। बहुत बड़ा मैसेज था, उससे बहुत कुछ समझे वो। तब भी लेकिन टेस्ट करते रहते थे। और जब
क्या हुआ कि रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया, वो बात नहीं कर पाते थे, ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, ठीक है, डेथ बेड पे थे, सोए हुए थे, हिल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। तब भी ना इनको एक शक था, विवेकानंद को, इंक्वायरी करने वाले इंसान थे, शक था कि यार इतना महान पुरुष, सिद्ध पुरुष को ऐसे कैसे बीमारी हो सकता है, ऐसे कैसे मर सकता है ये। तो विवेकानंद वहीं बैठे थे बेड के बगल में, सबसे ज्यादा विवेकानंद को ही मानते थे रामकृष्ण, और बेड से उठ गए अचानक, बिल्कुल हिला हुआ बॉडी, फिर भी उठ गए, और उन्होंने पूछा, अखनो संदेह नारेन, अभी भी क्या तुम्हें, बंगाली भाषा, क्या अभी भी तुम्हें संदेह है। तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनका फेस पे दिखा, तो उन्होंने एक स्टोरी बताई कि क्यों आखिर हमें ऐसा कैंसर का झेलना पड़ रहा है। तो कहा कि एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, है मतलब, और वो बहुत पाप किया था और चाहता था वो सब पाप धुल जाए, उसका मुक्ति मिल जाए उसको, ठीक है, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उसको इतना पाप का बोझ था। तो ये था कि पाप अगर उससे कोई ले ले तो शायद उसको मुक्ति मिल जाए। तो मैंने उसका पाप ले लिया, उसका पाप मैंने लिया अपने ऊपर, इसीलिए उसका पाप का परिणाम है कि मुझे कैंसर है। तो विवेकानंद को रियलाइज हो गया कि वो ट्रू पोटेंशियल था। विवेकानंद को लॉजिक से सेटिस्फाई रामकृष्ण परमहंस कभी नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी अंतर जो शक्ति है, इंटरनल जो पावर थी, जो स्पिरिचुअल पावर था, उससे उसको सेटिस्फाई किया और जो सिखाना था सिखा, क्योंकि उन्हें पता था कि यही व्यक्ति है जो हमारा टीचिंग को आगे ले जा सकता है और किसी में पोटेंशियल नहीं है। तो उनके 19 गुरु भाई थे, 19 गुरु भाई थे, ठीक है। तो जब रामकृष्ण परमहंस का डेथ हो गया, जब डेथ हो गया तो जो उनको स्पॉन्सर करते थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट। अब ये 19 गुरु भाई उनका सेवा करते थे, उनकी बातें, उनका प्रीचिंग को लेके जाते थे। तो उनको पैसे नहीं हुए, कहां पे कोई, तो उनको मोस्टली भिक्षा पे रहना पड़ता था, दूसरे से मांग के ही मोस्टली खाते थे। तो आपने जो रोब देखा है, उनको जो पहना हुआ है, वो सब देन है किसका? उसी का देन है, ठीक है। तो ये रामकृष्ण परमहंस है, ठीक है। तो जब वो प्रीचिंग करने जाते थे 19 गुरु भाई, तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया था विवेकानंद ने कि कभी भी किसी पे जो गुरु का जो टीचिंग है वो थोपना मत, डोंट इम्पोज, नेचुरली उसको ब्लूम होने दो। थोपोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा लोग, नेचुरली जो ब्लूम करेगा तो ऑटोमेटिक लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और नेचुरली ब्लूम करने दिया गया, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया। उनके डेथ के बाद उन्होंने पूरा इंडिया का भ्रमण किया, बहुत डिफरेंट जगह गए, देखा, समझा, ठीक है। और फिर 11 सितंबर 1893, ठीक है, ये है वो तस्वीर, ठीक है, ये है वो तस्वीर। और ये तस्वीर में आपको बहुत कम उम्र के ही थे, 30 साल के थे, ठीक है। ये वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट है, कॉन्फ्रेंस, जो शिकागो में हुआ था, ठीक है, शिकागो में हुआ था। वहां गए, वो वहां गए, और वहां जाने से पहले कुछ स्टोरी है मैं बताता हूं। तो जाने से पहले मदर से मिले, तो मदर ने पूछा क्या कर रहे होगे वहां जाके? तो बोला मैं प्रीच करने जा रहा हूं कि ये सनातन धर्म है क्या। तो बोला अच्छा, तुम पढ़ाने बताने जा रहे हो? बोला हाँ। तो ओके। तो बोला कि ये फल है, तुम काट के खा लो। तो काट के खा लिया, काट के खाया, और उसके बाद बोला कि चाकू मुझे दे दो। तो विवेकानंद ने चाकू दिया, लो माता। और माता ने चाकू लिया और ये कहा कि तुम अब तैयार हो प्रीच करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए तैयार हो। विवेकानंद ने सोचा कि भाई क्या माजरा यार, इसमें क्या लॉजिक था,
चाकू मांगा, मैंने चाकू दिया, उसमें क्या दिक्कत था? तो उसने पूछा, जो मदर मैंने ऐसा क्या किया जो आपको ऐसा लग रहा है? तो बोला कि जिस तरीके से तुमने चाकू मुझे दिया वो अलग चीज दर्शाता है। तो अब सवाल आया, कैसे चाकू दिया? तो चाकू मान लीजिए कि ये है चाकू, ठीक है, हम ऐसे कटते, कोई पूछता है तो हम ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। विवेकानंद ने इसको उल्टा किया, हैंडल के साइड मदर को दिया, जिधर से काटी जाती है वो उनके हाथ में था। क्यों ऐसा दिया? क्योंकि ताकि हाथ न कट जाए मदर का। तो वही इसने कहा कि कंपैशन जिस व्यक्ति में ना हो, दूसरे का दर्द जो व्यक्ति ना समझे, वो जो चीज जिसमें ना नहीं होगा वो कभी प्रीचर बन ही नहीं सकता है। यही कंपैशन से प्रीचिंग आता है। कंपैशन नहीं होगा तो आप प्रीच नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो वही चीज बोला कि मोर सेल्फिश यू आर, मोर यू विल रिसीव। जितना भी कम सेल्फिश होंगे उतना ही ज्यादा आपको जीवन से मिलेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो रवाना हुए, शिकागो पहुंचे, 1 महीना पहले पहुंचे। और वहां पे 2 इंटरेस्टिंग स्टोरी एसोसिएटेड है, बड़ा ही अच्छा स्टोरी है, मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। कि एक बार ऐसे ही विवेकानंद जा रहे थे, तो कुछ लड़के लड़कियां वहां पे थी, शिकागो में जो लेक है उसके बगल में। और वहां पे सब लोग इसको देख के हंसे और एक कमेंट किए कि पता नहीं कौन कहां से आ गया, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस ही इज वेयरिंग, व्हाट काइंड ऑफ रोब ही हैज पुट ऑन। तो वहां पे जाके विवेकानंद ने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि मैडम, आई एम सॉरी बट थैंक यू फॉर इनलाइटनिंग मी। तो बोला, व्हाट डिड आई से? सो ही रेस्पॉन्डेड, उन्होंने कहा कि हमारे देश में तो जेंटलमैन उसको बोलते हैं जो कैरेक्टर से बनता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में टेलर एक आदमी को जेंटलमैन बना देता है। क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सोचो, कैरेक्टर के बारे में बात करता है। दूसरा एक और स्टोरी है कि यूथ के लिए इन्होंने बाद में कहा भी कि कुछ लड़के थे, एक्सेल था, उनको निशाना लगा रहे थे, लग नहीं रहा था। तो विवेकानंद ने लिया गन, जो निशाना लगाने वाला, और उन्होंने 12 शॉट्स फायर किए, 12 का 12 ऑन द स्पॉट। तो वो लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई क्या माजरा है, तुम कब से चला रहे हो ये चीज? बोला, मैंने आज तक कभी टच ही नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो बोला कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फर्स्ट टाइम, हम लोग डेली डेली चलाते, अपन हिट नहीं कर पा रहे, तुमने तो बुलसाई हिट किया 12 का 12 बार। कैसे कर पाए वो? कंसंट्रेशन, उनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इतना पीक था जिसका कि जवाब नहीं है। बहुत टाइम उनको बहुत कुछ बोलते रहते थे, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता था, क्योंकि वो मग्न रहते थे, जो पढ़ते थे, जो काम करते थे उसमें। यूथ के लिए यही मैसेज है, यही मैसेज है। अब ये जो पीछे तस्वीर लगी है उसी पार्लियामेंट की तस्वीर है ये, ठीक है, जहां पे लगभग 7000 लोग आए थे उस पार्लियामेंट में। सब जितने भी धर्म हैं वो सब के, छोटे मोटे सब मिला लो तो हजारों धर्म हैं वर्ल्ड में, वहां से वो आए थे, ठीक है। सब लोगों ने इसको देखा तो इस पे हंसे भी कि भाई क्या ड्रेस पहन के आ गया है, और भी इस तरह के ड्रेस वाले कुछ लोग थे वहां पे, लेकिन मोस्टली सूट बूट की सरकार थी वहां पे। सब ने अपना अपना बोला, अपना अपना सब चीज करा, ठीक है। लेकिन जो विवेकानंद ने बोला वो क्या ऐसा बोला कि इतने लोग जो मतलब मैस्मराइज हो गए, तालियां बजने लगी 5-6 मिनट तक, 7000 लोग ताली बजा रहे हैं। ऐसा क्या बोल दिया? ऐसा क्या बोल दिया कि दुनिया का नजर में जो भारत का जो आउटलुक था वही चेंज हो गया? ऐसा क्या उन्होंने बोला कि वहां के अखबार ने यह लिखा कि जिस धरती पे इस जैसा इंटेलिजेंट आदमी पैदा लिया है, इस तरह का इंटेलिजेंट आदमी है, वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी को भेजने का कोई फायदा नहीं है। सब अखबार ने छापा, फ्रंट पेज में छापा, ऐसा नहीं कि कहीं पे लिख दिया बस, ऐसा नहीं था।
क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने एड्रेस किया, माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये कहा। अब इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल कुछ नहीं था रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में बहुत पावर था। वो एक कल्चर से जाते थे जो कल्चर की हिंदू कल्चर है, सनातन का कल्चर है, वो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा, माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ यूएसए अमेरिका। उसके बाद उन्होंने एक और वाक्य कही, बहुत ही मजेदार है, जो हिंदू फिलॉसफी या फिर सनातनी फिलॉसफी को पूरी तरह से दर्शाता है। वो जगह था जहां पे कहता था सब कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म क्यों बड़ा है, सब कहते थे मेरा धर्म, इस तरह का। ये अलग ही चीज वहां पे बोल गए, ठीक है। उन्होंने कहा, अयम निजः पड़ो वेति गणना लघु चेतस्याम, उदार चरित नामा वासुदेव कुटुंबकम। अयम निजः पड़ो वेति गणना लघु चेतस्याम, उदार चरित नाम तो वासुदेव कुटुंबकम। ये कहा। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि ये तेरा, ये मेरा, माइन एंड योर, माई मेरा तेरा, ये जो करता है हम बड़े तुम बड़े, ठीक है, ये छोटे दिमाग का आदमी है, उसका सोच है। जो उच्च विचार के आदमी होते हैं, हायर थिंकिंग के आदमी होते हैं, उदार चरित नामः तु वासुदेव कुटुंबकम, वो इस संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का आइडिया दिया यहां पे। लोग ने सोचा ही नहीं था ऐसा बोला आदमी। हर आदमी वहां पे बोल रहा था मेरा रिलीजन, मेरा रिलीजन, मेरा रिलीजन, मेरा रिलीजन। इसने अलग ही बात कह दी। दैट वॉज अ ट्रेडमार्क, दैट वॉज अ हॉलमार्क। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का आइडिया दिया। और जो लोग सोचते थे कि इंडिया एक सपेरा का देश है, थर्ड वर्ल्ड नेशन है, जंगली है, रूडियार्ड किपलिंग ने कहा व्हाइट मैन्स बर्डन, इस तरह कहीं पोएट थे, उन लोगों ने कहा सिविलाइजेशनल मिशन। क्या ब्रिटिश आए हैं इंडिया सिविलाइजेशन, सिविलाइज करने के लिए, मतलब हम अनसिविलाइज थे इसीलिए तुम आए हो सिविलाइज करने के लिए। व्हाइट मैन्स बर्डन बोला, ये बर्डन है व्हाइट मैन का, जो गोरे दिखते हैं, नस्ल भेद करते हैं, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। व्हाइट मैन का बर्डन है कि ये जो काले हैं या ब्राउन हैं उनको सिविलाइज किया जाए। दिस वॉज द थिंकिंग। इस थिंकिंग पे बहुत गहरी चोट लगी। और हमारे जो उस टाइम में जो मॉडरेट्स, बहुत सारे उस समय लीडर्स थे, ये भी सोचते थे कि इंडिया एक नेशन जो बना है वो ब्रिटिश के कारण बना है, उससे पहले इंडिया नेशन नहीं था। बहुत लोगों का विचार था। बहुत लोगों ने, मॉडरेट थिंकर्स जो थे, वो कहते थे इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। तो ये इन्होंने दर्शाया कि इंडिया इज नॉट नेशन इन मेकिंग, इंडिया हैज अ वास्ट कल्चरल हिस्ट्री एंड कंटिन्यूटी लाइक नेवर बिफोर। अल मिकबाल भी बाद में कहते हैं, यूनानो रोमो मिस्रो सब मिट गए जहां थे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि एक कंटिन्यूटी है। बहुत बड़े हिस्टोरियन आर सी मजूमदार हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको
भारत का इतिहास देखना है, भारत की पृष्ठभूमि जाननी है। किताबों में तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन किताबों से ज्यादा पत्थरों पे लिखा हुआ मिलेगा। वो है भारत की भूमि, द ग्रेट नेशन ऑफ इंडिया, हमारा महान राष्ट्र। कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है। यूनान, रोम, मिस्र सब खत्म हो गए। हम में कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल साहब ने लिखा, कैसे लिखा? वासुदेव कुटुंबकम, हम में स्पेशलिटी है कि हम पूरा संपूर्ण वसुधा, पूरी दुनिया को कुटुंब मानते हैं, भाईचारे में रहते हैं। हमें नहीं दिखता है कि ये फ्रंटियर्स कौन है, बाउंड्री कौन है। हम बाउंड्री लेस थिंकिंग में बिलीव करते हैं। ये मैसेज है यूथ के लिए। आज भारत का पॉपुलेशन मीडियन एज जो है वो 26 ईयर है, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 26 साल है। 65 से ज्यादा % पॉपुलेशन 30 साल से कम के एज के हैं। इमेंस एनर्जी है, इमेंस पोटेंशियलिटी है इंडिया में। अगर हम और आप मिलके विवेकानंद जो मैसेज दिया है वो मैसेज को समझ गए तो इंडिया को जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इट्स विल हार्डली टेक एनी टाइम। इंडिया विल बिकम द ग्लोबल लीडर, इंडिया विल बिकम द टॉर्च बियरर। लेकिन समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सही तरीके से करना पड़ेगा, उनका मैसेज को समझना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार ने 1985 में जो आज के दिन को नेशनल यूथ डे कहा, 12 जनवरी। तो ये कहानी है पूरी विवेकानंद के बारे में। हमने बहुत सारा बात आपसे शेयर किया। आप पढ़िएगा जरूर और विस्तार में विवेकानंद के बारे में, जानिए उसके बारे में, और आपका लाइफ डेफिनेटली बहुत चेंज हो जाएगा अगर जो प्रीच किया हुआ फिलॉसफी है विवेकानंद के बारे में अगर आपने अडॉप्ट किया अपने लाइफ में। सो थैंक यू वेरी मच।